आज हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा के एक दर्दनाक केस के बारे में। हरियाणा की एक शिक्षिका की रहस्यमयी मौत के बारे में। सिर्फ एक सवाल, यह हादसा था या हत्या? मनीषा केस ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बात है 11 अगस्त 2025 की। हर रोज की तरह मनीषा अपने घर से पढ़ाने के लिए निकलती है, लेकिन आज जब मनीषा अपने घर से निकलती है तो वह अपने पापा से यह बताती है कि पापा, आज मैं अपना एडमिशन फॉर्म लेने अपने कॉलेज जाऊंगी, जिस वजह से मुझे घर आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। हर रोज की तरह मनीषा अपने घर से 7:30 बजे निकलती है। बस स्टॉप में खड़ी होती है और वहाँ पर हर रोज की तरह एक बस आती है और मनीषा उस बस में बैठती है और फिर वह अपने स्कूल पढ़ाने के लिए जाती है। और फिर हर दिन की तरह मनीषा की 2 बजे छुट्टी होती है, लेकिन आज मनीषा को अपना एडमिशन फॉर्म लेने अपने कॉलेज जाना था। इस वजह से मनीषा वहीं से अपना एडमिशन फॉर्म लेने के लिए अपने कॉलेज की तरफ निकल जाती है। मनीषा 2 बजे के आसपास सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में देखी जाती है। यह वह आखिरी फुटेज थी जिसमें मनीषा आखिरी बार दिखाई दी है। धीरे धीरे दिन ढलता जा रहा था, लेकिन मनीषा अभी तक घर नहीं पहुंची थी। मनीषा के दादाजी को मनीषा की चिंता होती है। मनीषा के दादाजी उस ड्राइवर के पास जाते हैं जिस गाड़ी से मनीषा रोज अपने स्कूल जाया करती थी। उस ड्राइवर के पास उसके दादाजी पहुंचते हैं और उसके ड्राइवर से पूछते हैं, तो वह ड्राइवर बताता है कि मनीषा आज अपने कॉलेज एडमिशन फॉर्म लेने के लिए चली गई थी, इस वजह से उसको लेट हो गया होगा। फिर दादाजी इतनी बात सुनकर अपने घर आ जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे 4 बज चुका था। मनीषा अभी तक घर नहीं आई थी। मनीषा के दादा को मनीषा की चिंता होती है। फिर उसके दादा उसके पिताजी को फोन लगाते हैं। अब तक 4 बज चुका था, लेकिन वह अभी तक घर नहीं पहुंची थी। अब शाम के 6 बज चुके थे। मनीषा की तरफ से एक फोन आता है। यह कॉल 10 सेकंड तक चलती है और फिर कट हो जाती है। इस 10 सेकंड की कॉल के दौरान मनीषा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था। इसके बाद जब मनीषा के पिताजी ने उस फोन पर दोबारा से फोन करने का प्रयास किया तो मनीषा का फोन स्विच ऑफ आने लगा। अब इतना कुछ होने के बाद मनीषा के पिताजी को कुछ अनहोनी होने का एहसास होने लगता है। अब मनीषा के पिता उस कॉलेज में जाते हैं जहां पर मनीषा को अपना एडमिशन फॉर्म लेने के लिए जाना था। मनीषा के पिता उस कॉलेज में पहुंचते हैं और वहां के गार्ड से पूछते हैं कि क्या मनीषा नाम की लड़की यहाँ पर आई थी, तो वहाँ का गार्ड मना कर देता है। उसके बाद वह कॉलेज के अंदर जाते हैं और वहाँ पे रिसेप्शन में बैठे कुछ लोगों से पूछते हैं। वहाँ पे जो रिसेप्शन में 3 से 4 लोग बैठे थे वह सब ड्रिंक किए हुए थे। जब मनीषा के पिता वहाँ पर बैठे 3 से 4 लोगों से पूछते हैं कि मनीषा क्या यहाँ पर आई थी, तो वह लोग भी मना कर देते हैं। इतना सुनते ही मनीषा के पिता तुरंत ही वहाँ के नजदीक थाने में चले जाते हैं और पुलिस को यह सारी बात बताते हैं। फिर पुलिस के साथ वह दोबारा कॉलेज में आते हैं और पुलिस वहां पर बैठे लोगों से कहती है कि हमें अपना सीसीटीवी कैमरा दिखाओ। तो वहां पर बैठे लोग कहते हैं कि क्या दिखाएं जब यहाँ पर कोई लड़की आ ही नहीं है। इतना कहने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। फिर मनीषा के पिता और मनीषा के चाचा दोनों लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर पुलिस से मिसिंग रिपोर्ट लिखने के लिए कहते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात नहीं सुनती है और उनको अपशब्द कहती है। पुलिस कहती है कि आपकी लड़की भाग गई होगी किसी के साथ या फिर किसी के साथ पिकनिक मना रही होगी, 1-2 दिन में आ जाएगी। इतना सुनने के बाद ही मनीषा के चाचा और मनीषा के पिता अपने घर वापस लौट आते हैं। पुलिस से अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें सुनकर और पुलिस का इतना बेकार रवैया देखकर वह लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम लोग क्या करें। पुलिस हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है और बल्कि हमारी बेटी के बारे में बहुत ही बुरा बोल रहे हैं। इतना सुनकर वह लोग खुद ही एक प्रयास करते हैं कि हम अपनी बेटी को खुद ही ढूंढेंगे और फिर वह लोग आस पड़ोस में खोजना शुरू करते हैं और सारी रिश्तेदारी में भी पूछना शुरू करते हैं, लेकिन इतना कुछ पूछने के बावजूद भी उनको किसी प्रकार की कोई भी खबर नहीं मिलती है। मनीषा के गायब होने के 2 दिन बाद ही 13 अगस्त को पास ही के एक जंगल में एक लाश पड़ी हुई मिलती है। वह लाश को देखकर वहां पर एक खड़ा व्यक्ति तुरंत ही पुलिस को फोन मिलाता है। जैसे ही यह जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस तुरंत ही मनीषा के पिता को फोन लगाती है और कहती है, पास ही के जंगल में एक लाश पड़ी मिली है, आप वहां तुरंत आइए और देखिए कहीं ये लाश मनीषा की ही तो नहीं है। मनीषा के पिता घबराते घबराते वहां पर पहुंचते हैं और जब वह लाश को देखते हैं तो वह अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि वह लाश
मनीषा की ही थी और वह लाश इस हालत में थी कि वह लाश को कोई देख भी नहीं सकता था, क्योंकि उस लाश की पूरी शक्ल पूरी तरह से जली हुई थी, जैसे किसी ने केमिकल डालकर जलाया हुआ हो। उसकी गर्दन उसकी बॉडी से 2 इंच दूर पड़ी थी, बस कुछ मांस लटक रहा था। मनीषा की बॉडी को जिस भाई ने सबसे पहले देखा, उसका कहना है कि मनीषा का फेस पूरी तरह से गल चुका था। मनीषा के फेस में केवल और केवल उसका जबड़ा दिखाई दे रहा था। जैसे ये बात पूरे गांव में फैलने लगी, वहां पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। पुलिस वालों को लगने लगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। इस वजह से पुलिस वालों ने मनीषा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास की जो जनता थी वो पुलिस वालों से बहुत गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि आसपास की जनता का कहना था कि अगर पुलिस एक्शन पहले ही ले लेती तो मनीषा का ये हाल नहीं होता। और वहाँ पर जिसने भी मनीषा की बॉडी देखी वह सब यही कह रहे थे कि पक्का मनीषा का रेप हुआ है। लेकिन 14 अगस्त को जब दोपहर के टाइम जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा था कि उसने खुदकुशी की है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि मनीषा एक दवाई खाती थी, जो यह दवाई कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब यह तो नहीं पता है कि पुलिस सही बोल रही है या झूठ, लेकिन पुलिस ने एक बात और बताई कि जिस जगह से मनीषा ने यह दवाई ली है वह जगह उसके कॉलेज के पास ही में है। जिस जगह से कीटनाशक दवाई लेती थी वहाँ पर इसने अपना नाम भी दर्ज कराया हुआ है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस यह भी कहती है कि उसके साथ किसी भी प्रकार का रेप नहीं हुआ है, कि इसके शरीर में ना ही सीमन के निशान मिले हैं और ना ही किसी स्ट्रगल के निशान मिले हैं। इस वजह से पुलिस यह बताती है कि उसका यह हाल यहीं पर मौजूद किसी जंगली जानवर ने किया है। पुलिस वालों की ये बातें सुनकर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद वहाँ के लोगों का दिमाग घूम रहा था। इस वजह से सरकार ने सबसे पहले वहां का इंटरनेट बंद करवाया और वहां के कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया। हालांकि मनीषा की बॉडी से कुछ इंटरनल पार्ट्स गायब थे, जैसे कि किडनी, बच्चेदानी। आप ये बताइए, जब कोई लड़की सुसाइड करेगी तो अपने गले को इतनी बेरहमी से कैसे काट सकती है, और वह लड़की अपने इंटरनल पार्ट्स को कैसे निकाल सकती है। अब यह जो पुलिस वाले जंगली जानवर की बात कर रहे हैं, अब आप ये बताइए कि जंगली जानवर उसके गले और उसके इंटरनल पार्ट्स को कैसे गायब कर देगा। अब एक पुलिस वालों को न्यू खबर मिलती है कि मनीषा की जान जाने के 7 से 8 दिन बाद मनीषा के पास से उनको एक नोट मिलता है, और वह नोट इंग्लिश में लिखा हुआ था। और यह नोट जो था वो मनीषा के मम्मी पापा के लिए था, लेकिन मनीषा के मम्मी पापा को अंग्रेजी तो आती ही नहीं थी, उनको तो केवल थोड़ी सी हिंदी और हरियाणवी बोलनी आती थी। लेकिन अब पुलिस वालों को कौन समझाए कि आजकल हैंड राइटिंग भी मैच करके लिखी जा सकती है। हैंड राइटिंग मैच करने वालों के लिए सेम टू सेम हैंड राइटिंग लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी सारी बातें सुनकर मनीषा के घर वाले मनीषा का अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक मनीषा के कातिल का पता नहीं चल जाता हम लोग मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इतना सारा हंगामा होने के बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी एक ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि इस केस की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद और 1-2 बार पोस्टमार्टम होने के बाद भी पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन मुझे यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि पुलिस उस कॉलेज की सीसीटीवी चेक क्यों नहीं कर रही है, वहाँ के स्टाफ से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है, उस कॉलेज की जांच पड़ताल क्यों नहीं कर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस केस में किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है, इस वजह से पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। और यह सारा शक वहाँ की जनता के दिमाग में भी चल रहा है। वहाँ से कुछ वीडियो भी रिलीज हुई हैं। एक वीडियो जो मैंने भी देखी हुई है, उस वीडियो में यह कहा जा रहा है कि यह मर्डर किसी अंग तस्करी करने वाले ग्रुप ने किया है और यह ग्रुप कॉलेज के अंदर से ही चल रहा है। हो तो ये भी सकता है कि यह जो कॉलेज है वो इस इलाके के राजनेता का हो। लोगों को शक अब पूरा कंफर्म होता जा रहा है कि इस मर्डर में किसी बड़े आदमी का हाथ है। वहाँ की जनता का यह कहना है कि सीबीआई सब कुछ छोड़कर पहले इस कॉलेज की जांच करे और वहाँ की स्टाफ की भी जांच करे, क्योंकि सबका शक उस कॉलेज पर ही जा रहा है। और आगे का तो किसी को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा। क्या मनीषा को न्याय मिल पाएगा या इस देश में ऐसे ही चलता रहेगा।
वैसे हमारा देश फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन जनता उसका क्या करे जब जनता अपने घर गांव में ही सेफ नहीं है। तो आप सब से सिर्फ एक ही अनुरोध है कि आप इस केस के बारे में अपनी आवाज उठाएं। शायद आपकी एक आवाज से मनीषा को इंसाफ मिल सके। आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।